हेलो दोस्तों, आज पार्ट 3 जिसमें ओरेस्टेड का प्रयोग या चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति का कारण वैद्युत धारा अर्थात गतिमान आवेश। तो ओरेस्टेड के प्रयोग में ओरेस्टेड सन 1820 में ये बताया कि चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र विद्यमान रहता है। जैसे किसी चालक तार में उसमें जब धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक उसी प्रकार से चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र विद्यमान रहता है, यह ओरेस्टेड ने बताया। उन्होंने अपने प्रयोग में बैटरी, कुंजी और एक चालक तार PQ और एक कंपास सुई लिया। इस प्रेक्षण से निम्न प्रयोग प्राप्त किए। तो ओरेस्टेड का प्रयोग सर्वप्रथम चालक तार PQ, ये चालक तार PQ में एक सेल तथा के कुंजी में जोड़ दिया जाता है। इसको क्या करते हैं, चालक तार को सेल से और कुंजी से जोड़ देते हैं। चालक में समीप एक चुंबकीय सुई रखी गई है जिसमें निम्न प्रेक्षण प्राप्त होते हैं। यानी इसके समीप एक चुंबकीय सुई रखी जाती है तो इसके निम्न प्रेक्षण प्राप्त करते हैं। ओरेस्टेड के अनुसार जब तक चालक PQ में धारा प्रवाहित नहीं की जाती है तब तक चुंबकीय सुई में कोई विक्षेप नहीं होता है, अर्थात सुई तार के समांतर बनी रहती है। ये पीछे हम लोग जब पढ़ रहे थे पिछले लेक्चर में तो इसके बारे में थोड़ा चर्चा किए थे। हम लोग चुंबक के पास जब चुंबकीय सुई ला रहे थे तो चुंबकीय सुई क्या करती है, इधर उधर गति करती रहती, फिर एक सीधी रेखा में ठहर जाती है। तो किसके कारण होता है, चुंबकीय क्षेत्र के कारण होता है। तो हम जानते हैं कि किसी चालक तार में चुंबकीय जब उसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, तो जिसके कारण वस्तुएं आकर्षित होती हैं या उस पर अपना वो बल कार्य करता है। तो यहाँ पर पहले ओरेस्टेड ने क्या किया कि ये इतना सारा इंस्ट्रूमेंट ले करके, विद्युत उपकरण ले करके और उसके पास चुंबकीय सुई रखे, तो उसमें उन्होंने देखा कि जब उसमें धारा प्रवाहित नहीं की तो उसमें कोई विक्षेप नहीं हुआ। तो उसके बाद सुई जैसे कि तैसे पड़ी रही। फिर दूसरे में क्या किया उन्होंने कि इसमें धारा प्रवाहित कर दिया तो चुंबकीय सुई क्या हुई, विक्षेपित हो गई। तो जैसे ही कुंजी को जोड़ते हैं इसमें धारा प्रवाहित हो जाती है, माइनस से प्लस की तरफ धारा बहना शुरू हो जाती है। चुंबकीय सुई जिधर धारा बहती है उधर विक्षेपित हो जाती है। ठीक, तीसरे प्रयोग में उन्होंने क्या किया कि बैटरी को बदल दिया। यानी यहाँ प्लस और माइनस था तो माइनस और प्लस कर दिया, ध्रुव को बदल दिया। तो जब ध्रुव को बदल दिए तो चुंबकीय धारा इधर बहने लगी। अब धारा माइनस से प्लस की तरफ बहती है तो इधर बहना शुरू कर दी। ठीक है, यहाँ कुंजी को जोड़ा, धारा बहना शुरू हो गई। तो चुंबकीय सुई फिर जिधर धारा बह रही उधर विक्षेपित होना शुरू हो जाती है। तो इन तीनों प्रेक्षण से उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि चुंबकीय क्षेत्र की जो उत्पत्ति होती है उसका मूल कारण है धारा प्रवाह अर्थात गतिशील आवेश। यानी जब किसी चालक तार में धारा का प्रवाह होगा तो उसमें जो है कि गतिशील आवेश उसके गतिशील होंगे, यानी धारा का प्रवाह होगा तो उस पर उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, यह उन्होंने कंपास सुई रख करके इस चीज़ को प्रयोग किया। इसके बाद आते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है। इसमें बड़ा सहयोग रहा मैक्सवेल का, सबसे ज़्यादा सहयोग रहा एम्पियर का रहा, फ्लेमिंग का रहा, लेकिन सबसे ज़्यादा सहयोग किसका रहा, मैक्सवेल का रहा। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का निर्धारण। अब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का निर्धारण निम्न प्रकार से करते हैं। तो हथेली के दाएं हाथ के नियम से नंबर 1 है, तो ये कागज़ का तल है। इस कागज़ तल में अपने दाएं हाथ को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा धारा की दिशा को और अंगुलियां जो होती हैं वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। ठीक है, और इस चालक पर लगने वाला बल F, ठीक है, होता है और जो ये हथेली के लंबवत होता है बाहर की ओर। तो दाएं हाथ के पंजे को इस प्रकार फैलाएं कि अंगुलियां अंगूठे के लंबवत हों। तो अंगुलियां बाह्य चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा तथा अंगूठा धारा I की दिशा में हो तो चालक पर लगने वाला बल F चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हथेली के लंबवत बाहर की ओर होता है। ये दाएं हाथ की हथेली का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम।
फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ के अंगूठे तथा उसके पास वाली 2 अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत रहें। ये तीनों अंगुलियां, अंगूठा और तर्जनी और मध्यमा, ये तीनों अंगुलियां एक दूसरे को लंबवत रहती हैं। इस प्रकार अपने हाथ को फैलाएं, यानी ऐसे, ठीक है, ऐसे 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 इसको फैलाएं कि तीनों के बीच में 90 अंश का कोण बने, ठीक है। तो ये एक दूसरे के लंबवत रहती हैं। तब यदि पहली अंगुली तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र बी, ये चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा तथा बीच वाली अंगुली मध्यमा धारा आई की दिशा, ये धारा आई की दिशा को प्रदर्शित कर रही है, तो अंगूठा पर लगने वाला बल एफ की दिशा को प्रदर्शित करता है, ठीक है। अब मैक्सवेल का दाएं हाथ का नियम, चालक पेचकस को दाएं हाथ में इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा धारा आई की दिशा, अब ये चालक है, अब पेचकस है, मान लीजिए चालक पेचकस है, इसको हाथ से पकड़ा गया तो अंगूठा क्या कर रहा है, ये इसके धारा की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है तथा मुड़ी हुई अंगुलियां चालक के परितः चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा व्यक्त करती हैं। और जो मुड़ी हुई अंगुलियां हैं, इसको जब ऐसे पकड़ा गया, इस चालक तार को ऐसे जब पकड़ा गया इसको, तो ऐसे पकड़ने से तो ये जो है अंगुलियां क्या करती हैं, इस चालक तार के परितः ऐसे घूमती हैं, ऐसे घूम रही हैं, तो ये दिशा को दिखा रहा है। यहाँ पर इस तरीके से ऐसे गति कर रही हैं अंगुलियाँ, तो अंगुलियाँ क्या बताती हैं कि ये बल रेखाएं की दिशा को व्यक्त कर रही हैं, और अंगूठा जो है वह धारा की दिशा को व्यक्त करता है, ठीक है। अब इसमें जो बल होता है वो आगे की तरफ लगता है, अंदर की तरफ जाता रहता है। अब इसके बाद है मैक्सवेल का दक्षिणावर्त पेच का नियम। मैक्सवेल के दक्षिणावर्त पेच का नियम, किसी पेचकस को दाहिने हाथ में लेकर चारों अंगुलियों तथा अंगूठे को की सहायता से इस प्रकार घुमाए कि पेचकस की नोक प्रवाहित धारा की दिशा, अभी जो नोक है इसकी, ये प्रवाहित धारा की दिशा आई को प्रदर्शित करता है, ठीक है। प्रवाहित धारा की दिशा चले तो अंगूठे की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र, अब जो अंगूठे की गति की दिशा है, ये अंगूठा ये चुंबकीय क्षेत्र को बी को डिनोट करता है, किसको, बी को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से यह जब इसको घुमाया जाता है तो ये क्या करता है कि आगे की तरफ बढ़ता है, तो जो आगे बढ़ता है तो उधर बल लगता है, ठीक है। तो धारा की दिशा आगे रहती है, ठीक है, और इसको इस प्रकार से घुमाया जाता है। तो ये होता है मैक्सवेल के दक्षिणावर्त पेच का नियम, ठीक है। इस लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।